Hello student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to study chapter 15 Improvement in Food Resources from class 9th. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें जो अपने फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट क्यों करना है। हमारा जो नेचर है उसमें ओनली प्लांट ही ऐसे हैं जो अपना खुद का फूड बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ से, जो अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट है, अदर ह्यूमन बीइंग भी है, वो अपने फूड के लिए जो प्लांट पे, एनिमल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए जो है हमें अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए, उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो है हमें हमारे फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना जरूरी है। अब सबसे पहले आता है फूड रिसोर्सेज की फर्स्ट जो स्टेप है वो है क्रॉप्स क्या है। अब चूंकि हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम लोग साल भर अलग अलग क्रॉप्स ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग जो है 3 तरह की क्रॉप ली जाती है। सबसे पहली होगी रबी क्रॉप्स, ये रबी क्रॉप्स होगी। दूसरी होगी खरीफ, और थर्ड हो गई जायद। ये जो रबी क्रॉप है ये सर्दियों की क्रॉप्स होती है जो नवंबर से लेके अक्टूबर लास्ट में बोई जाती है, नवंबर के फर्स्ट वीक में, जो नवंबर से मार्च के बीच में ली जाती है। उसके बाद जो खरीफ क्रॉप है बारिश वाली होती है, ये जून से जो है सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर तक चलती है। और जो जायद क्रॉप्स होती है ये गर्मी में ली जाती है। जायद क्रॉप्स जो है मोस्टली जो है अप्रैल से लेकर जून आता है, इसमें जून का सेकेंड वीक तक ये क्रॉप चलती है। अब ये जो रबी क्रॉप्स है ये सर्दियों में लगाई जाने वाली, इनमें मोस्टली आती है, जैसे कि हम इसमें लगा देते हैं वीट्स, सरसों, गेहूं जो हो गया वो, उसके बाद जो है चना लगाया जाता है। खरीफ क्रॉप जो होती है इसमें जो मेन होती है खरीफ क्रॉप में वो पैडी या धान, जिससे चावल बनता है, वो जो है बारिश में लगाई जाती है। मकई या मैज लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बारले लगाते हैं। इसके बाद जायद क्रॉप जो होती है अप्रैल से जून में लगाई जाती है। इनमें मस्क मिलन, वाटर मिलन आ जाती है, और जितनी भी गार्ड फैमिली की वेजिटेबल्स है वो जायद क्रॉप्स में आती है। अब हमारे पास न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग जो मेन क्रॉप्स है वो 7 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आती है सीरियल। सीरियल्स में हमें वो वाली क्रॉप उगाते हैं हम जिनसे हमें मोस्टली कार्ब मिलता है, जैसे कि वीट। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है वीट है, राइस है, मेज है। ये वो वाली क्रॉप्स है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद सेकंड है इसके पल्सेस। पल्सेस में जो है दालें उगाई जाती है, इनमें आ जाता है ग्राम है, मिलेट, इसके अलावा जो अरहर है, वो मूंग जो है वो, ये सारी जो है वो पल्सेस में आती है। ये सारी जो है हमारी प्रोटीन की नीड को कंप्लीट करती है। फिर नेक्स्ट आता है ऑयल सीड। ऑयल सीड वो वाली क्रॉप्स है जिनसे सीड से जो है हमें ऑयल, फैटी एसिड और मोस्टली जो है अनसेचुरेटेड, हमारे को अनसेचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी को अच्छे फैट मिलते हैं। इसमें आ जाता है ग्राउंडनट, तिल है, सेफ्लावर है, सनफ्लावर है, इसमें सोयाबीन, काफी सारे इसके एग्जाम्पल है। इन तीनों को जो है हम सीड्स क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों में जो है हम प्लांट के सीड का यूज करते हैं मोस्टली। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है हमारे विटामिन की जरूरत को पूरा करते हैं। फ्रूट्स की जो क्रॉप है हम साल भर जो है अलग अलग फ्रूट्स की क्रॉप्स लेते हैं। फिर नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी हमारी बॉडी की विटामिन की जरूरत को जो है वो पूरा करते हैं। हमारे पास वेजिटेबल में भी हम साल भर जो है चारों मौसम में जो है हम लोग अलग अलग किस्म की वेजिटेबल्स उगाते हैं। स्पाइसेस जो है मेन हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत तरह तरह के स्पाइसेस उगाए जाते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ जो स्पाइसेस होते हैं वो साउथ में होते हैं, साउथ इंडिया में। हमारे यहाँ उगाए जाने वाले स्पाइसेस में है चिली है, क्यूमिन है, फेनग्रीक है। ये सारे जो स्पाइसेस है हमारे खाने की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं और ये मेडिसिनल यूज के लिए भी होते हैं। लास्ट में आता है फोडर क्रॉप। फोडर क्रॉप जो होती है वो हमारे काम की नहीं होती, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होती है, ये कैटल्स के लिए होती है, और जो हमारे पालतू जानवर होती है उनके भोजन के लिए उगाई जाने वाली क्रॉप्स है, उन्हें फोडर क्रॉप्स कहते हैं। इसमें आती है जैसे
बरसीम है, सोरगम से, ओट है, ये फोडर क्रॉप्स में आती है। अब अगर हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करें तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। हमारी जो सॉइल होती है, जब हम उसमें लगातार फसल लेते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो मेन जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 13 है। इन 13 में से 6 जो है एसेंशियल होते हैं, जिनकी लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिशन। इन मैक्रोन्यूट्रिशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और बाकी के जो 7 है वो माइक्रो न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये जो माइक्रो न्यूट्रिशन है, इनकी जरूरत जो है क्रॉप्स को जो लेस क्वांटिटी में होती है। अब ये जो न्यूट्रिशन है, इनमें जो है नाइट्रोजन जो है हम एयर से जो है पौधे डायरेक्टली नहीं ले पाते, इसलिए ये भी जो है हमें मैन्योर या फर्टिलाइजर के थ्रू देना पड़ता है। जो प्लांट है अपनी ज़रूरत के लिए सारे न्यूट्रिशन के लिए जो है सॉइल पर डिपेंड करता है। बाकी जितने एसेंशियल न्यूट्रिशन है, जिसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और जो है सनलाइट चाहिए, ये जो है वो नेचर से डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर सकता है। अभी जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन है, इसको फुलफिल करने के लिए जो है हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर के यूज की जरूरत पड़ती है। जो मैन्योर है वो हमारी जो है वो ऑर्गेनिक खाद है, जिसको हम लोग जो है फील्ड में जो है बना सकते हैं। ये जो मैन्योर होती है, इसका फायदा ये होता है कि सबसे पहले जो है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूवमेंट कर देती है, उसका सॉइल का टेक्सचर बढ़िया कर देती है। दूसरा जो है मैन्योर जो है सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है, जिससे कि जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तीसरी चीज है कि जो मैन्योर है ये सॉइल को जो है टेक्सचर अच्छा करने के साथ साथ जो है उसमें ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ा देती है। ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जो मैन्योर है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये डिसएडवांटेज ये है कि इसे बल्क में डालना पड़ता है, मतलब जो मैन्योर है वो थोड़े से लेस न्यूट्रिशियंट होती है, तो उसका जो क्वांटिटी है वो सॉइल में ज्यादा लगती है। मैन्योर को बनाने के लिए भी जो है 2 मेथड है। सबसे पहली मेथड तो है जिसमें हम फार्म वेस्ट से ही मैन्योर को बना सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, फार्म के अंदर ही जो है एक गड्ढा खोद के उसमें एक लेयर जो है सॉइल की, दूसरा जो है वेस्ट मटेरियल जो फार्म से निकलता है, जिसमें है जो क्रॉप्स है उसका रेसिड्यू है, एनिमल्स का रेसिड्यू है, वो सारा डाल के एक लेयर उसके, फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर और फिर जो है रेसिड्यू की लेयर, इस तरह से डाल के और फिर इसके ऊपर सॉइल की लेयर, इसको जो है डाल के बंद करके इसके ऊपर पानी खींच के कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है। आफ्टर 1 मंथ जो है ये कम्प्लीटली जो है ये अंदर का जो मटेरियल है वो सड़ के और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे मैन्योर में चेंज कर देते हैं। ये जो मैन्योर है ये सॉइल के लिए काफी फर्टाइल होता है, सॉइल को कोई हार्म नहीं करता। दूसरी जो इसकी मेथड है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो है मोस्ट कॉमन मेथड है और काफी अच्छी है। इसके लिए जो है कंपोस्ट के लिए वर्म्स का यूज करते हैं, अर्थ वर्म का यूज करते हैं। अर्थ वर्म के बनाने के लिए भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है कि उसके अंदर जो है एनिमल लीटर हो गया या और कोई वेस्ट मटेरियल हो गया, वो जो है पिट में डाल के जो है उसके अंदर इस तरीके से डाल दिया जाता है और उसमें अर्थ वर्म डाल दिए जाते हैं। इन अर्थ वर्म्स को डालने के बाद इसको ऊपर से जो है किसी नेट से बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद जो अर्थ वर्म है इसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसे कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। ये भी हमारी जो सॉइल है उसके लिए काफी बढ़िया रहता है। हमारे पास नेक्स्ट है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में सबसे पहले जो आता है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आता है, नाइट्रोजन फेस फर्टिलाइजर, जिनमें कि पौधों को नाइट्रोजन मिले। जो प्लांट्स है उनके लिए नाइट्रोजन उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इसके लिए मेनली डाला जाता है यूरिया, या तो फिर हम डालते हैं अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट। ये 3 मेन फर्टिलाइजर्स है जिनसे कि प्लांट की नाइट्रोजन की जरूरत पूरी होती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जिनमें कि सुपर फास्फेट डाला जाता है। ये प्लांट में फास्फेट की जरूरत को पूरा कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है पोटेशियम फर्टिलाइजर। पोटेशियम फर्टिलाइजर में आता है पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो है प्लांट की पोटेशियम की नीड्स को कंप्लीट कर देते हैं। अब इन फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है अलग अलग केमिकल्स के थ्रू। इनकी विशेषता यह है कि ये जो फर्टिलाइजर है ये प्लांट की नीड को जल्दी से फुलफिल कर देते, जल्दी से पूरी कर देते और इन्हें लेस क्वांटिटी में यूज करने पर भी काफी
काफ़ी सारी प्रोडक्शन होती है, न्यूट्रिशन जो है अबाउंडेंट क्वांटिटी में मिल जाते हैं। बट फर्टिलाइजर को डालने के बाद जो है प्रॉपर इरिगेशन करना जरूरी है। अगर लेस इरिगेशन हुई तो जो प्लांट है उसको नुकसान पहुंचता है, वो हार्मफुल होता है। और अगर हमने एक्सेसिव इरिगेशन कर दिया तो जो फर्टिलाइजर्स है वो घुल के बह के जो है वो नदी में चले जाएंगे या किसी और वाटर सोर्स में ड्रेनेज हो जाएंगे या बह के चले जाएंगे। फर्टिलाइजर का एक हार्मफुल ये भी है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल के टेक्सचर को बिगाड़ देते हैं, उसमें जो न्यूट्रिशंस की क्वांटिटी होती है वो उसे गड़बड़ कर देते हैं या बदल देते हैं, जिसके कारण कि नेक्स्ट जो क्रॉप होती है उसके प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। तो फर्टिलाइजर का यूज कम करने की बजाय जो है मैन्योर का यूज अगर हम ज्यादा करें तो सॉइल टेक्सचर भी बना रहता है और फर्टिलाइजर से होने वाले नुकसानों से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर होते हैं वो क्रॉप्स के साथ, ये जो न्यूट्रिशंस है वो क्रॉप के लिए तो फायदेमंद है बट हमारे लिए नहीं है। तो ये जो है कुछ न कुछ इस क्वांटिटी में फर्टिलाइजर जो है हमारी बॉडी में भी क्रॉप्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है वह हमारे एग्रीकल्चर में इरिगेशन। इरिगेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो टर्म है वो एग्रीकल्चर की है। इरिगेशन के लिए मोस्टली ये 6 जो तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला कैनल सिस्टम या नहर। हमारे यहाँ पर जो है मोस्टली इरिगेशन जो है प्रॉपर कैनल से होती है। इसमें क्या होता है कि डैम जो होता है कोई भी, उससे छोटी छोटी नहरें निकाल के और उन नहरों से जो है छोटी और नहरें निकाल के अलग अलग जगह पर जो है खेतों में पानी दिया जाता है। टैंक में क्या करते हैं, जो बारिश का पानी हो बड़े बड़े रिजर्वियर या टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और फिर इससे जो है फसल को टाइमली जो है पानी देते हैं। वेल जो है वो कुएं खोदना जो है सबसे पुराना तरीका है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो कुओं से खोद के जो है रहट या चला से के थ्रू जो है खेतों में पानी डालते हैं। रिवर और डैम जो है ये भी पुराने जमाने से चला आ रहा है। नदियों से सिंचाई करना, डैम बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जैसे भावरा नंगल डैम से जो है पानी आता है। इनमें जो है छोटे छोटे डैम और बड़े डैम दोनों डैम बना के पानी दिया जा सकता है। डैम बनाने का एक फायदा ये होता है कि डैम जो होता है जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेस होते हैं उन्हें भी रिचार्ज कर देते हैं और आसपास की जो सॉइल होती है डैम की, जितनी आसपास की सॉइल है उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जिससे फसल अच्छी होती है। और अगर रिवर के ऊपर छोटे छोटे चेक डैम बना दिए जाए बारिश के पानी को रोकने के लिए तो वो पानी भी काफी लंबे समय तक यूज किया जा सकता है और उसमें भी जो है ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाता है। और जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सिस्टम है वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, जो मोस्टली फ्रूट या वेजिटेबल्स के प्लांट्स होते हैं वहां पर ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है। इसमें पूरे जो फील्ड है, खेत है, उसमें छोटे छोटे पाइप्स बिछा देते हैं और उन छोटे छोटे पाइप्स में नॉर्थ में जो है छोटे छोटे नल लगा देते हैं। जब प्लांट की जो जड़ होती है उसके पास वो जो है होल्स होते हैं, जैसे ही आप पानी को ऑन करोगे उन जो प्लांट की जो जड़ है उनके ऊपर जो है बूंद बूंद करके ड्रिप से पानी गिरेगा और पानी जो है इसमें वेस्टेज नहीं होता है। ये ज्यादातर उन जगहों पर ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है। और स्प्रिंकलर सिस्टम में जो है फव्वारा विधि जो है उसमें खेतों में बीच में जो है पाइप डाल के फव्वारे लगा दिए जाते हैं जिससे बारिश के पानी के जैसे जो है आसपास पानी गिरता है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दोनों में ही जो है इरिगेशन करने से वाटर की बचत होती, पानी की बचत होती है। कम पानी में जो है ज्यादा एरिया को कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इरिगेशन या इरिगेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। इरिगेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि प्लांट जो है वो सॉइल से मॉइस्चर और वाटर के साथ ही सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, इरिगेशन के थ्रू जब वाटर मिलता है तो प्लांट अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। जो क्रॉप्स है उनमें ऊपर से नई शाखाएं जो है वो तभी निकलेगी जब उन्हें प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर मिलेगा। इसके अलावा जो वाटर है सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करती है और जो सॉइल टेक्सचर है इससे उनकी जड़ों को ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है जिससे कि वो इजीली जो है न्यूट्रिशंस को। टुडेज लेक्चर आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन, यू शुड बी नोट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। फर्स्ट है डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिशन एंड माइक्रोन्यूट्रिशन। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एंड थर्ड क्वेश्चन डिफाइन डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन।